आज हम एक ऐसे करेंगे कृषि एक समस्या व समाधान। ठीक है ना, इस चीज़ पर हम ऐसे करने जा रहे हैं। आज हम इसको देखेंगे। हम हालांकि हम इसके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, पर आप कुछ नई चीज़ें इसमें मिलेंगी, तो नई चीज़ों के आधार पर आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर है कि आर्थिक क्षेत्र में संसाधनों का आवंटन बाहरी शक्तियों अर्थात मांग और पूर्ति के नियम पर निर्धारित होता है। ठीक है, अगर अर्थव्यवस्था को देखा जाए तो संसाधनों का आवंटन बाहरी शक्तियों के आधार पर अर्थात मांग और पूर्ति के नियम के आधार पर निर्धारित होता है, और वस्तुओं की कीमत भी मांग और पूर्ति के नियम के आधार पर निर्धारित की जाती है। ठीक है ना, लेकिन कृषि क्षेत्रों में विकास को ध्यान में रखते हुए बाजारी शक्तियों को सक्रिय नहीं होने दिया जाता है। कृषि एक ऐसा है कि प्राथमिक क्षेत्र है भारत का, और कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए कृषि का विकसित होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए इसकी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कि इसे बाजारी शक्तियों से मुक्त किया गया है। बाजारी शक्तियाँ इसमें सक्रिय नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ताकि किसान का विकास हो सके, और किसान का विकास होगा तो ओवरऑल पूरे देश का विकास होगा। ठीक है, आगे देखिए कि भारतीय कृषि की समस्याएं अंग्रेजों की देन है। हमने इसका संबंध निर्धारित करने की कोशिश की है कि अंग्रेजों की देन है भारतीय कृषि की समस्याएं। जमींदारी प्रथा के कारण ज़मीनों पर किसानों का मालिकाना हक समाप्त हो गया, जिससे कृषि की उन्नति को आघात लगा। ठीक है ना, एक पॉइंट आप ये दे सकते हैं। इसके बाद देखिए आप कि आज़ादी के बाद कृषि की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया गया, परंतु इसमें बड़ा बदलाव 1960 के दशक में हरित क्रांति से दिखाई पड़ा, जिसके सूत्रपात एम.एस. स्वामीनाथन थे। ठीक है ना, ये इनको भारतीय कृषि का जनक भी कहा जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन को। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे कि आज़ादी के बाद भी हमने कृषि पर ध्यान दिया, परंतु जो बड़ा बदलाव हमें नज़र आता है वो 1960 के दशक में नज़र आता है, जब हम हाई वैरायटी वील्ड हम लेकर आते हैं और उसको हम यहाँ पर पैदावार करते हैं। ठीक है ना, उसमें बड़ा योगदान एम.एस. स्वामीनाथन का था। अगर आप इकोनॉमिक सेक्शन में पढ़ेंगे तो मैक्सिको से लेकर आते हैं, तो उसमें आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा एक ऐसे लिख रहे हैं, इसको आप और एलोबरेट कर सकते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में पढ़ करके थोड़ा सा अच्छे से इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जैसे यहाँ पर हाइब्रिड बीज, रासायनिक खाद, उर्वरक, कृषि मशीनीकरण, खेती के वैज्ञानिक तरीकों के प्रयोग से उल्लेखनीय सुधार हुए। ठीक है, इन सब का इस्तेमाल किया गया खेती में, मशीनीकरण, नए नए मशीनों का, रासायनिक खाद का, हाइब्रिड बीज का, उर्वरक का। अब जिससे खेती में क्या हुआ, अभूतपूर्व परिवर्तन हुए, बहुत ज़्यादा पैदावार हुई, लेकिन परंतु इसका लाभ केवल और केवल बड़े किसानों को मिला। क्यों? क्योंकि बड़े किसान ही मशीनीकरण पर खर्च कर सकते हैं, हाइब्रिड बीज पर बड़े पैमाने पर खर्च कर सकते हैं, रासायनिक खाद और उर्वरक पर खर्च कर सकते हैं। एक तरह से बड़े किसानों के पास ज़मीनें ज़्यादा होती हैं। ज़मीनें ज़्यादा होने के कारण उनकी खेतों जो जोतों का आकार होता है बहुत बड़ा होता है, जिसके कारण वो आधुनिक उपकरणों का आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो छोटे और मझोले किसानों के लिए स्थिति खराब होती गई, पहले से भी ज़्यादा खराब हो गई स्थिति। क्यों? क्योंकि वो आधुनिकता के जो पैमाने हैं, ये मशीनीकरण और उर्वरक और ये अन्य संसाधन, इसका वो इस्तेमाल नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि एक तो छोटे किसानों थे, ऊपर से जनसंख्या का दबाव होता था। जनसंख्या के दबाव के कारण जो आपकी ज़मीनें होती थी वो बट जाती थी, जिसके कारण आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल नहीं ही होता था। ठीक है, अब अगर हम देखें तो इसमें क्या क्या समस्याएं आई, तो समस्याओं पर हम एक नज़र डालते हैं कि समस्याएं क्या क्या हैं इसके अंदर। सबसे पहली कि रासायनिक खाद और उर्वरकों का अनुचित प्रयोग। ठीक है, जैसे ही रासायनिक खाद आए उसका अनुचित प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, आगे देखिए, मृदा की उपजाऊ शक्ति का ह्रास होना। ठीक है, जिससे मृदा की उपजाऊ शक्ति कम होती गई, क्योंकि रासायनिक खाद का प्रयोग अंधाधुंध किया गया, बिना कुछ ही सोचे समझे मृदा की स्थिति कैसी है, क्या है। ठीक है, परंतु उस पर रासायनिक खादों का प्रयोग किया, जिससे मृदा की उर्वरता जो क्षमता थी वो भी कम होने लगी। ठीक है, सबसे अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप ऐसे रासायनिक उर्वरक और खादों का प्रयोग करते हैं अनियमित रूप से, तो लवणीयता, नमक यानी कि वो बढ़ जाती है ना। और भी कई कारण होते हैं इसके बढ़ने के, जिसके कारण समस्याएं और भी दुभर हो जाती हैं। भूजल के अंधाधुंध दोहन से उसका स्तर नीचे गिरना, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है आपका, कि भूजल का अंधाधुंध दोहन,
जैसे मान लो कोई क्षेत्र ऐसा है जो चावल उत्पादन का नहीं है और वहाँ चावल उत्पादन किया जाता है, तो भूजल का अंधाधुंध उपयोग करेगा, क्योंकि वहाँ पर बारिश इतनी नहीं होती है। ठीक है, जैसे आपका पंजाब और हरियाणा क्षेत्र ले लिया जाए तो पंजाब और हरियाणा में इतनी बारिश नहीं होती है कि चावल का उत्पादन किया जाए। हाँ, गेहूँ के उत्पादन के लिए, और मानसून भी, क्लाइमेट भी वैसा होता है वहाँ का कि आपका गेहूँ के उत्पादन के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन चावल के उत्पादन के लिए बारिश वहाँ पर इतनी पर्याप्त मात्रा नहीं होती है, लेकिन किया जाता है उत्पादन, जिससे भूजल का दोहन बहुत ज़्यादा किया जाता है और जिससे बड़े पैमाने पर इसका नीचे गिरना तय हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, भूजोतों का दिन प्रतिदिन छोटे होने से कृषि लागत बढ़ना। ठीक है, भूजोत अभी मैं समझा चुका हूँ आपको कि भूजोत क्या होता है, कि भूजोतों का दिन प्रतिदिन छोटे होना। छोटे होने का कारण क्या है? फैमिली ज़्यादा होना। फैमिली ज़्यादा होना तो जो भी ज़मीन होती है उसका बंटवारा, और बंटवारे से वो ज़मीन का और टुकड़ों में बढ़ते चले जाना। ठीक है, तो जनसंख्या का दबाव जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ ऐसी समस्या ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसीलिए आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश या आपके बिहार जैसे राज्यों में ये समस्या बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पर ज़मीन का विकास ना होने का कारण भी एक ये माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, उपज का सही मूल्य नहीं मिलना। किसानों को उपज का सही मूल्य नहीं मिलता है। ठीक, आधुनिक चीज़ें, जैसे मैंने कहा कि वो आधुनिक उपकरण का आज भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जिससे उनको अपनी जो भी फसल होती है उसको खेतों में ही बेचना पड़ता है, ताकि वो अगर घर पे लेकर आएंगे कहीं ना कहीं वो ख़राब हो जाएगी फसल और उसका उनको कुछ मूल्य नहीं मिल पाएगा। जिससे क्या होता है कि उपज का सही मूल्य उनको नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनको वहीं पर ही खेत में ही उनको अपनी फसल को बेचना पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए, भंडारण सुविधाओं का ना होना। ये भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, कि भंडारण सुविधाएं ना होने के कारण ही किसान अपनी फसल को खेतों में ही बेच देता है। तो भंडारण सुविधाओं का ना होना एक समस्या है किसान के लिए भी। और जलवायु परिवर्तन की समस्या, ये तो और भी इम्पोर्टेंट समस्या है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिससे कि आपके तरह तरह के कीट पतंग वो भी उत्पन्न होते हैं और उसके कारण फसल को भी नुकसान होता है। इसके अतिरिक्त फसल की भी पैदावार कम होती जा रही है। मृदा की, जलवायु परिवर्तन के कारण मृदा की जो उर्वरता क्षमता है वो कम होती जा रही है। ठीक है, जल का दोहन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और जल का मतलब कि स्वच्छ जल नहीं मिल पा रहा है जलवायु परिवर्तन के कारण। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं जो जलवायु परिवर्तन के कारण उभर कर आई हैं। अब उपाय में देखें हम, तो उपाय में क्या है कि प्रति बूंद अधिक फसल से सिंचाई पर बल। ठीक है, प्रति बूंद अधिक फसल, यानी कि इसका मतलब ये है कि सिंचाई के लिए आधुनिक साधनों का उपयोग करना। ठीक है, जैसे आपका ड्रिप सिंचाई होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं कि जिससे स्प्रिंकल सिंचाई होता है, आपका स्प्रिंकल का यूज़ करते हैं जिसके अंदर आप, ठीक है, तो आधुनिक चीज़ों का यूज़ करना, जिससे आपकी क्या होंगे कि प्रति बूंद अधिक फसल की मात्रा आप उसमें उपाय में शामिल होता है आपका। मिट्टी की किस्म के अनुसार अच्छे बीज एवं पोषक तत्वों का प्रावधान। भाई, हर क्षेत्र की मिट्टी अलग अलग होती है, इसलिए मिट्टी का अध्ययन करना अति आवश्यक है, और मिट्टी के अध्ययन के अनुसार ही अच्छे बीज और पोषक तत्वों का प्रावधान किया जाना चाहिए। ठीक है, माना कि एनपीके की मात्रा चाहिए होती है, लेकिन नॉर्मल कोई अगर फैक्ट्री, कोई यूनिट इसका निर्माण करती है, तो वो उनकी जो बोरियां होती हैं उसके अंदर एक मात्रा निर्धारित होती है, और वो हम लेकर आते हैं, तो हम हर क्षेत्र में उसका यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है कि मिट्टी की किस्म हम नहीं देखते हैं और हम उसका यूज़ कर लेते हैं। तो मिट्टी की किस्म भी देखनी चाहिए कि जिसके अनुसार उसमें बीज, उसमें खाद्य पदार्थ, उसमें पोषक तत्व सब आप कितनी मात्रा में मिलाना है, कैसे देना है, इसका चयन आप कर सकते हैं अगर मिट्टी के किस्म का अध्ययन आप करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, गोदाम तथा कोल्ड स्टोरेज में निवेश और उसको किफ़ायती बनाना। ठीक है, गोदाम और कोल्ड स्टोरेज में निवेश करना एक इम्पॉर्टेंट, आपका बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स होगा कि गोदाम और कोल्ड स्टोरेज में निवेश किया जाना चाहिए। और किफ़ायती बनाना, ऐसा नहीं कि निवेश कर दिया और महंगा है वो, ठीक है, तो भी किसान के लिए उसका कोई प्रयोग नहीं हो जाएगा। पता लगा फसल वो रख रहा है वहाँ पर फसल से ज़्यादा, तो उसका कोल्ड स्टोरेज का चार्जेस हो जाएगा। तो वो किफ़ायती होना चाहिए उसके लिए, ताकि वो वहाँ से अपनी फसल को होल्ड करके कुछ समय के लिए उसका जब बाज़ार में मूल्य ऊपर हो तो उससे वो अच्छा उसका फल प्राप्त कर सके। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहन करना। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट है कि खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, आप मूल्य को और भी अधिक प्रोत्साहन दे सकते हैं। ठीक है, जोखिम को कम करने के लिए फसल बीमा योजना को कम लागत मूल्य पर शुरू करना। ठीक है, आपको अपना जोखिम घटाना है, उसके लिए फसल बीमा योजना को कम लागत मूल्य पर शुरू करना एक महत्वपूर्ण कारक होगा। ठीक है, जिससे किसान को
जोखिम भी ज़्यादा ना हो और उसकी फसल का उचित मूल्य भी उसे मिल जाए। भूमि रिकॉर्ड का एकीकरण करना, ठीक है। भूमि रिकॉर्ड का एकीकरण करने से भूमि किस आधार की है, भूमि कैसी है, ये सरकारी खाते में होगा, सरकार को पता रहेगा उसके लिए किस हिसाब से किस हिसाब से खाद का प्रयोग किया जाना चाहिए, किस हिसाब से उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। तो सरकार उसमें समय समय पर अनुचित मापदंड तैयार कर सकती है और उचित मापदंड तैयार कर सकती है और उसका एक तरह से निर्वहन भी कर सकती है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते डेयरी, ठीक है। डेयरी, पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, मेड़ पर पेड़, बागबानी व मछली पालन जैसी सहायक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, ये सहायक आर्थिक गतिविधियां हैं, ठीक है। किसान खेती करता है, खेती के साथ साथ वो ये भी काम कर सकता है जिससे उसके रोजगार के एक अन्य साधन का विकास होता है और कहीं ना कहीं ये सहायक गतिविधियां उसको आर्थिक लाभ भी पहुंचाती हैं, ठीक है। तो ये आर्थिक लाभ से वो कई सारे कामों को कर सकता है। जैसे एक हमारा यहाँ पर है मेड़ पर पेड़ और बागबानी, ठीक है। आप अपने खेत के आसपास चारों तरफ पेड़ लगा सकते हैं जिससे उसका उचित मूल्य भी आपको मिल जाता है, ठीक है। और एक कहीं ना कहीं जो समस्या होती है वो भी आपकी निदान होती है, ठीक है। डेयरी का काम कर सकते हैं आप, पशुपालन का काम कर सकते हैं, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, ऐसे कई सारे काम होते हैं जो कि सहायक गतिविधियां के कारण आते हैं और वो किसान उसको परिपूर्ण कर सकता है। आगे देखिए, शिक्षा और संचार प्रौद्योगिकी पर खर्च को बढ़ाना ताकि फसल नुकसान का आकलन सैटेलाइट इमेजरी, रिमोट सेंसिंग तकनीक, ड्रोन, कृत्रिम मेघा और मशीन लर्निंग से किया जा सके, ठीक है। शिक्षा और संचार प्रौद्योगिकी ये काम तो सिर्फ और सिर्फ सरकार कर सकती है। तो सरकार को शिक्षा और संचार प्रौद्योगिकी पर खर्च को बढ़ाना चाहिए ताकि फसल नुकसान का आकलन समय पर किया जा सके। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ये भी है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल इसलिए होता है ताकि हर चीज़ों को समय पर निपटा सके, ठीक है। तो वैसे ही अगर हमें नुकसान होता है किसी भी फसल का तो उसका समय पर आकलन किया जा सके ताकि किसान को समय पर उसका मुआवजा या मापदंड जो भी हो उसका मुआवजा उसको मिल सके, ठीक है। जब किसान को समय पर मुआवजा मिल जाएगा तो अगली फसल के लिए किसान को देरी नहीं होगी और अगली फसल किसान तुरंत कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं संचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके इन चीज़ों को निर्वहन किया जा सकता है। आगे देखिए, व्यापार व बिक्री नीतियों में चल रहे भारी उपभोक्ता पक्षपात, खाद्यान्नों पर दी जा रही भारी सब्सिडी, अकार्यकुशल एपीएमसी, अचानक लगने वाले निर्यात प्रतिबंध, एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सरकार का ये भी काम है कि भाई कोई उपभोक्ता पक्षपात तो नहीं कर रहा है उत्पादक के साथ, ये भी देखना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, खाद्यान्नों पर दी जा रही भारी सब्सिडी का लाभ मिल रहा है या सब्सिडी का भविष्य में या अभी उसका नुकसान होगा। तो ये भी सरकार को देखना है कि अगर हम भारी सब्सिडी देते हैं तो उसका क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करके सब्सिडी दी जानी चाहिए। अकार्यकुशल एपीएमसी, जो एपीएमसी हैं अगर कार्यकुशल, कई जगह तो उनमें भ्रष्टाचार भी फैला हुआ है, ठीक है। तो वो भी चीज़ देखना है कि अकार्यकुशलता अगर एपीएमसी में है तो उसका भी लाभ किसान को नहीं मिलेगा। अचानक लगने वाले निर्यात प्रतिबंध, यानी कि जब निर्यात प्रतिबंध अचानक लग जाए, कहीं पर वॉर हो गया, कहीं पर कुछ हो गया, तो उस देश से मान लीजिए अगर अचानक प्रतिबंध लग जाता है तो कहीं ना कहीं किसान को नुकसान होता है। उसके लिए व्यवस्था किसान के लिए की जानी चाहिए। एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी पर ध्यान केंद्रित करना, जो एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी होती हैं कभी कभार वो आपकी वैल्यू को गिरा देती हैं, तो उन पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि कहीं आपकी वैल्यू ना गिरे। अचानक एकाएक वैल्यू गिरने से आपके एक्सपोर्ट को नुकसान होता है और कहीं ना कहीं आपके किसान को भी उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी पर भी ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है, ठीक है। आगे देखिए, कृषि अवसंरचना कोष। कृषि अवसंरचना कोष का गठन जो फसल कटाई के बाद बुनियादी ढांचा प्रबंधन एवं सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों में निवेश करने के लिए, ठीक है, मध्यम व दीर्घकालीन ऋण वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है।
फसल कटाई के कारण, फसल कटाई के बाद मान लो किसान को अगली फसल लगानी है, तो अगली फसल लगाने, भाई फसल कटाई आज करी है किसान ने, हो सकता है किसान ने उसको कोल्ड स्टोरेज में रख दिया हो, लेकिन उसको अगली फसल तो तुरंत लगानी पड़ेगी क्योंकि उसका खेत तो खाली हो जाएगा काफ़ी समय के लिए, ठीक है, उसका मूल्य उसे मिला नहीं है। तो अगली फसल लगाने के बीच और किसान ने फसल कटाई के बाद जो भी प्रबंधन होता है, बुनियादी ढांचा जो प्रबंधन होता है, सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों में निवेश करने के लिए मध्यम व दीर्घकालीन ऋण की वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि किसान अपने कार्यों का निर्वहन आसानी से कर सके, किसान की जो भी दिनचर्या हो वो चल सके, ठीक है। तो ये सारे के सारे कार्य ये करने चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ये एक प्रस्ताव था, निबंध था कृषि पर। कृषि हम कई बार पढ़ भी चुके हैं, शायद इसमें कुछ नए पॉइंट्स आपको मिले होंगे, और नहीं भी मिले होंगे तो इसके आधार पर आप एक अच्छा सा निबंध अपने ऐसे अपने पेपर के लिए, अपने एग्जामिनेशन के लिए तैयार कर सकते हैं, ठीक है। आज मैं यही छोड़ता हूँ। अगर अच्छा लगता है आपको तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।